हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग मिरर फार्मूला के बारे में पढ़े थे। मिरर फार्मूला देन मैग्नीफिकेशन। और मैंने बताया था कि मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले होते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पीछे जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, मिरर फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूले की सहायता से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। कोई एक चीज़ मिसिंग रहेगा तो वो पता चल जाएगा अगर हमको बाकी डिटेल्स दी रहेंगी। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या था? 1/f=1/v, 1/v प्लस 1/u। ठीक ना? तो ये था हमारा मिरर फार्मूला। 1/फोकल लेंथ, 1/इमेज डिस्टेंस। इमेज का पोल से, मिरर के पोल से कितना डिस्टेंस है, दैट इज v, उसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। और u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के बाहर वो मिरर के पोल से कितना दूर है, दैट इज u। तो इन तीनों के सहायता से हम लोग ये मिरर फार्मूला बनाए। ये तीन वेरिएबल की हेल्प से ये फार्मूला बना है। इसमें कोई दो वेरिएबल आपको दिए रहेंगे और तीसरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। मान लीजिए इमेज डिस्टेंस भी दिया है कि इमेज कितना दूरी पर बन रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है यानी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है मिरर से, ये भी दिया है। तो इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी उसको रखकर हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि उस मिरर का फोकल लेंथ क्या है। और फोकल लेंथ पता चल जाएगा तो हम लोग को पता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो उससे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उस मिरर का पता कर सकते हैं। और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगा तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि वो जो मिरर हमारा है वो जिस कांच के गोले से बना होगा उसका रेडियस क्या होगा या उसका साइज क्या होगा, है ना। तो इस तरह से ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसको मिरर फार्मूला नाम दिया गया है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, बड़ा करना। मैग्नीफिकेशन लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही कोई चीज़ हो, कोई छोटा भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग रे डायग्राम में पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पर रखा जाता है तो उसका इमेज कहीं छोटा बनता है तो कभी बड़ा बनता है ना। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है और हमारे इमेज का जो हाइट है वो कितना गुना बढ़ रहा है या घट रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीफिकेशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन टर्म को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, h2/h1। ठीक, यहाँ पे h2 जो है ये इमेज का हाइट है, जो हमारा इमेज बन रहा है चाहे मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज या रियल इमेज जो भी बन रहा है वो इमेज का हाइट h2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और h1 का मतलब है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो हमारा वस्तु है वो कितना बड़ा है उसको हम लोग h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आईने के सामने खड़ा हूँ तो मेरा हाइट तो उतना ही रहेगा चाहे मैं कितना दूर भी खड़ा हो जाऊँ आईने से। तो ऑब्जेक्ट का हाइट तो पार्टिकुलर रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर पर है, आगे पीछे, उसके अनुसार इमेज का हाइट यानी h2 का हाइट बढ़ घट सकता है ना। इमेज कभी बड़ा दिखाई देता है कभी छोटा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो उतना ही बड़ा रहेगा जो रियलिटी में है। तो ये मैग्नीफिकेशन का पहला फार्मूला है, m=h2/h1, जहाँ पे h2 का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज और h1 का मतलब है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग इन शॉर्ट लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज का कितना हाइट है किसके कंपैरिजन में, हाइट के ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में। तो उससे हम लोग मैग्नीफिकेशन बता सकते हैं कि हमारा इमेज कितना छोटा है ऑब्जेक्ट से या कितना बड़ा है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये तो पहला फार्मूला होगा मैग्नीफिकेशन का। दूसरा फार्मूला जो है m=-v/u। ठीक है, m=-v/u, ये हमारा दूसरा फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का। तो एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बना है इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के बेसिस पे, और एक फार्मूला बना है इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बेसिस पे। ये देखिए v और u जो है मिरर फार्मूला में भी हमारे हैं,
v मतलब इमेज डिस्टेंस और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव देन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो मैग्नीफिकेशन के फार्मूले हैं। इन सब का इस्तेमाल या यूज करने के लिए किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ सकता है ना। और क्या कर सकते हैं, इनको लिख लिया जाए कि h2 इमेज डिस्टेंस, ठीक है, h1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर v तो हमको पता ही है, फिर भी एक बार फिर से लिख लेते हैं। v सॉरी ये डिस्टेंस में लिख दिया, गलत हो गया। यहाँ h हाइट है ना, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के लिए टर्म है, इमेज डिस्टेंस और u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये टर्म्स का मीनिंग आपको याद होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए जैसे मेरे से हो गई। h2 हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का जो हाइट है उसको हमेशा h2 से लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट जो हम लोग लिए हैं रे डायग्राम में वो हमारा h1 से डिनोट होगा। v क्या मतलब है, v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द इमेज या इमेज डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, यानी मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बन रहा है वो दूरी को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको v से लिखते हैं, स्मॉल v। और u जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमारा जो मिरर है और ऑब्जेक्ट जो रखा है मिरर के सामने वो कितना दूरी पर है, दैट इज u। ठीक है, तो ये टर्म्स का क्या मतलब है इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक, अब इन्हीं तीनों फार्मूले का इस्तेमाल करके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स थोड़े लेंदी होते हैं, लेकिन आप उसको सही ढंग से क्रम से करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और पेपर में क्या होता है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, साथ ही साथ आपको बोलता है कि उसका रे डायग्राम भी बनाइए। तो अभी तक जितने भी हम लोग रे डायग्राम पढ़े हैं, कॉनकेव मिरर के केस में 6 कंडीशन वाले पढ़े थे और कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 कंडीशन वाले। तो ये 8 कंडीशन पर ही क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, उसमें वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर देगा, इमेज का डिस्टेंस अलग कर देगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग कर देगा, ये सब चेंज करके देगा आपको। लेकिन ये नियम इसी पे बेस्ड आएगा जो हम लोग 8 रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन पढ़े हैं, 6 जिसमें से कॉनकेव मिरर के थे और 2 जो थे कॉन्वेक्स मिरर के, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको पूरा समझा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के फार्मूले का यूज करके सारी चीज़ों का आंसर निकाल सकते हैं, डिटेल आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब कुछ किया जाए न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल हम लोग ध्यान से करेंगे और सारी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे रे डायग्राम बनाना है, कैसे क्या बनाना है, क्वेश्चन के बेसिस पे कैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं कि कौन सा कंडीशन लग रहा है। जो 6 कंडीशन हम लोग कॉनकेव मिरर के पढ़े हैं और 2 जो कॉन्वेक्स मिरर के पढ़े हैं, उसमें जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन का, उसके बेसिस पे भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से कंडीशन वाला क्वेश्चन बना है, मतलब किस कंडीशन का क्वेश्चन बनाया है, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो मार्कर ख़त्म हो गया, दूसरा लाते हैं मार्कर। चलिए अभी ला रहा हूँ मैं मार्कर और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वेट मार्कर चल रहा है।
ओके, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन छोटा सा ही है। फाइंड द साइज, फाइंड द साइज, नेचर and position of image, position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से समझकर। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको साइज, नेचर और पोजीशन इमेज का बताना है कि इमेज का साइज कितना होगा। साइज मतलब हाइट है। ठीक है, साइज का मतलब है कितना बड़ा बना है, तो हाइट, साइज का यहाँ पे सीधा सा मतलब है, या किसी भी क्वेश्चन में साइज बोलेगा तो दैट मीन्स हाइट। तो इमेज का हमको साइज बताना है, हाइट बताना है। नेचर मतलब किस तरह का बन रहा है इमेज, रियल, इन्वर्टेड या वर्चुअल। और पोजीशन बताना है, कहाँ पे बन रहा है इमेज। ठीक, तो ये तीन चीज़ें बतानी है। और ये सब कैसे बता सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करके, मिरर फार्मूला यूज करके, बाकी जो मैग्नीफिकेशन के फार्मूले हैं उसका इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि कैसा नेचर होगा, कैसा पोजीशन होगा इमेज का। तो आगे कंडीशन क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई वस्तु है जिसका साइज या हाइट दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है या हाइट वाला है ऑब्जेक्ट, उसको 15 सेंटीमीटर रखा गया है दूर, किससे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एक हमारा है, उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका हाइट है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और उस मिरर का, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले ध्यान से हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या। सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग h1 से लिखते हैं। h1 बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, और ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है कॉनकेव मिरर से कितना दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी u दिया है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा u से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा भी था अभी। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है हमारा ऑब्जेक्ट, और इसी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ यानी f दिया है 10 सेंटीमीटर। f दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये तीन चीज़ें दी हैं। अब इसी की सहायता से हमको सारा चीज़ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग मिरर फार्मूला यूज करते हैं, है ना। यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला में 3 वेरिएबल्स होते हैं, एक f होता है, एक u होता है, एक v होता है। तो f u दिया है, इसकी सहायता से हम लोग v निकाल लेंगे। ठीक है, यूजिंग मिरर फार्मूला। ठीक है, ओके।
अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में समझना होगा। हमारे मिरर का फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ बीच में फोकल लेंथ होगा, फोकस होगा, ये फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कितना दिया है? 10। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा गया है? 15 सेंटीमीटर, यानी इसके आगे फोकल लेंथ से और दूर रखा है। इधर मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, कहीं यहाँ पर रखा है ना। इससे क्लियर हो गया क्वेश्चन से। इसी तरह से आपको रे डायग्राम बनाने में आसानी होगी। अब ध्यान दीजिए, हमारा फोकस 10 सेंटीमीटर था, यानी ये हमारा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का हो गया, और 15 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी इससे थोड़ा और ज़्यादा। इस पूरे को देखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसका जस्ट हाफ होता है फोकस, तो ये 10 हो गया तो ये 20 हो जाएगा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पे, तो मान लेते हैं यहीं पे कहीं पे C और F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। अब इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए हम लोगों ने कुछ कंडीशन पढ़े थे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तब इमेज कहाँ बनता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल रेज आएंगी, फोकस से होके जाएंगी, है ना, और एक रे जो रहेगी सीधे फोकस से जाएगी, और फिर ये दोनों जहाँ मिलेंगी, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, और एक मिनट, एक तो ऐसे आ गया, एक इधर से ले जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे तो भी गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे फोकस से ले जाते हैं, फिर इधर ये सीधी रेस मिलाएंगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे इमेज बनता है ना। थोड़ा सा स्केल वगैरह की सहायता से बनाएंगे तो सही बनेगा। तो अभी ये मैं रफली आपको बता रहा हूँ, ओके, ये केवल रफली आइडिया में दे रहा हूँ आपको कि आप डिस्टेंस, फोकल लेंथ वगैरह देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे होगा। और जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमको पता चल जाएगा तो हमको जो नियम हम लोगों ने पढ़े हैं, 6 नियम कॉनकेव मिरर के, उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे बनेगा, और रियल इन्वर्टेड बनेगा। ये तो हमको पता है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते। इसको लिखने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमको न्यूमेरिकली उसको प्रूव करना है ना। डायग्राम से केवल प्रूव नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला है क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में लिख देता है कि रे डायग्राम से समझाइए, तो रे डायग्राम तो ऐसे ही हो जाएगा, बट यहाँ पर हमको फार्मूला यूज करना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ओके। f दिया है 1/10 सेंटीमीटर। हाँ, ये बात ध्यान दीजिए कि जो फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर का, वो हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि, और कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा प्लस होता है। ये क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, तो हम लोग देखते हैं कि फोकस हमारा कॉनकेव मिरर का इस साइड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में जो चीज़ें इधर आती हैं उसको हम लोग माइनस में लेते हैं, है ना। तो ये फोकस इधर आ रहा है, पोल से इधर लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस में रहेगा, ठीक। तो फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर विल बी इन नेगेटिव, है ना। ये क्लियर हो गया। और कॉन्वेक्स मिरर अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो होता है राइट साइड में होता है, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा प्लस में लेते हैं उस नंबर को, और कॉनकेव मिरर के केस में फोकस माइनस में लेते हैं। तो ये सारे नियम हमको याद होने चाहिए। तो ये हमने माइनस में ले लिया, ठीक। फिर इमेज 1/v हमको निकालना है, हाँ इमेज निकालना है, प्लस, और ये ध्यान दीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही माइनस में लेना है, ठीक है। तो -1/u, या फिर यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही माइनस में लेना है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ का प्लस माइनस हो सकता है, जब अगर कॉनकेव मिरर है
तो फोकल लेंथ माइनस मिलेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस मिलेंगे। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई। ये हो गया हमारा -1/10, यही रहेगा। ये प्लस माइनस इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू -1/u। ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कर दिए। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि रूल कहता है ना, इसीलिए तो हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े थे। अब इनकी वैल्यूज़ को रख देते हैं। मैंने f का तो रख दिया, u का वैल्यू रखा ही नहीं। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15, यहीं पे रखना चाहिए था मुझे। ये मेरा 15 हो गया माइनस में, और ये भी 15 हो गया। ठीक, ओके। अब यहाँ तो हुआ, इसको इधर लाकर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो फिर लिख सकते हैं, अब 1/u हमको v निकालना है, इमेज डिस्टेंस, इसको यहीं पर रहने देते हैं। इस पूरे टर्म को माइनस के साथ इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये माइनस के साथ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू, ये -1/15 इधर आके प्लस 1/15 हो जाएगा। 1/15 माइनस ये -1/10 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये तो अपॉन में फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसका एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हैं। 15 और 10 का एलसीएम निकालना है तो कहीं रफली आप कर सकते हैं कि 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है। ठीक, ठीक है, 5 2 10, 10 2 30, तो 15 और 10 का एलसीएम आ गया 30। 15 2 30, 2 बार में इंटू 2 कर देंगे ऊपर, ये लिख देंगे 2 1 2, 10 3 30, 10 3 30, 3 1 3, 3 बार में गया। तो ओवरऑल क्या आया, 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -3 बड़ा है +2 से, तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। किस में बनेगा? माइनस में, क्योंकि माइनस का संख्या बड़ा है। तो -1/30 आया। देख, ये तो अपॉन के फॉर्म में आया, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इसको इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा फ्रैक्शन। तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा -30, रिवर्स हो गया, -30 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर में ही शो करना है, मीटर में बहुत ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लेना है। ठीक, तो इमेज डिस्टेंस हमारा पता चल गया। इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर है? इमेज जो बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये पता चल गया। अब हमारा काम क्या है, हमको ये देखना है कि मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से देखिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर, है ना। तो हाइट ऑफ द हमको क्या निकालना है? इमेज का हाइट निकालना है। यहाँ पूछा है ऊपर साइज, और उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया -30 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है बोर्ड पर। v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस का मतलब कोई चीज़ माइनस में नहीं बन रहा है, माइनस शो करता है कि हमारा इमेज रियल इमेज है। ठीक है, अगर ये आंसर प्लस में आता है v का, तो उसका मतलब होता है वर्चुअल इमेज है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जैसा कि हम लोग डायग्राम बनाकर भी ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे अभी रफली, तो उससे भी पता चल रहा था, है ना। तो माइनस साइन अगर v का आ रहा वैल्यू, तो उसका मतलब है कि हमारा इमेज रियल और इन्वर्टेड है। अगर प्लस में आता तो वर्चुअल और इरेक्ट का इंडिकेशन होता। ठीक है, तो इसको मिटाकर हम लोग यहीं पे लिख देते हैं आंसर कि क्या हमारा पहले आया था। तो v इक्वल टू हमारा आया है -30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है रियल इन्वर्टेड इमेज है हमारा 30 सेंटीमीटर दूरी पर। कहाँ से? मिरर के पोल से। अब हमको क्या करना है, मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले हैं, -v/u और h2/h1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में h2 दिया है, सॉरी h1 दिया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है,
हाइट ऑफ द इमेज पूछा है और मैग्नीफिकेशन उनको पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसलिए ये दो मैग्नीफिकेशन के फार्मूले दिए। इस फार्मूले से वी भी हमको पता चल गया है, यू भी पहले से पता है। इन दोनों को रखकर हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, ठीक। और फिर मैग्नीफिकेशन जब निकल जाएगा तो उसके वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करके हम लोग हाइट ऑफ द इमेज निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए सबसे पहले ये फार्मूला लगाएंगे, ओके। तो ये सब आपको चीज़ें ध्यान देनी होंगी। सो m इज इक्वल टू माइनस, ये तो ये फार्मूले का माइनस है, उसके बाद ये भी माइनस में आया है, -30 अपॉन में देखिए u हमेशा निगेटिव में लेते हैं, है ना। इमेज डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा निगेटिव में लेते हैं क्योंकि हम वो लेफ्ट साइड में होता है मिरर के, तो उसको लेंगे u कितना था 15 -15। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू होकर, तो 30/15, ये नीचे वाला तो माइनस में ही रहेगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर जो आएगा, इसको सॉल्व आउट करके, इसको अगर हम लोग सॉल्व आउट करें तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। एक माइनस तो बचा ही है, तो 15 हो जाए 15, 15 2 जा 30, m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2, ठीक है। m का वैल्यू क्या आया, -2, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आया है -2। इसका अर्थ ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो दोगुना साइज का है, सॉरी इमेज, बार बार मैं गड़बड़ कर दे रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर माइनस में आता है तो उसका मतलब है हमारा इमेज रियल बना है, ठीक है। रियल इमेज क्या बनता है, उल्टा बनता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बना है। तो हमेशा याद रखिए, मैग्नीफिकेशन का अगर आंसर माइनस में आ रहा है देन वो इमेज रियल बना है। और यहाँ 2 लिखने का मतलब है कि दोगुना साइज का बना है। हमारा जो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है ना, तो इमेज उसका कितना बना है, उससे दोगुना साइज का, ट्वाइस, यानी 2 सेंटीमीटर का बना है, ये इंडिकेशन है। लेकिन इसी को आप क्लेरिफाई कर लेंगे दूसरे मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से, ठीक है। चलिए, तो मैग्नीफिकेशन पता चल गया। अब हम लोग यूज करेंगे मैग्नीफिकेशन का दूसरा फार्मूला, h2/h1। h2 हमारा हाइट ऑफ द इमेज नहीं पता है, यही निकालना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन कितना आया, -2, ठीक है। तो h2 इज इक्वल टू हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू -2, यानी -2 सेंटीमीटर। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मैग्नीफिकेशन का साइन शो करता है कि इमेज रियल होगा कि इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन जब नेगेटिव में आएगा आंसर तो उसका मतलब है इमेज रियल बन रहा है, और जो नंबर शो करता है मैग्नीफिकेशन के आंसर का, वो बताता है कि हमारा इमेज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट से, 2 गुना है, 3 गुना है। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो 2 गुना है, वो देखिए 2 गुना यहाँ पे क्लियर भी हो गया, -2 सेंटीमीटर आ रहा है। हाइट तो माइनस में होता नहीं है किसी चीज़ का, ये माइनस जो शो कर रहा है ये बस ये शो कर रहा है कि इमेज रियल बना है और 2 सेंटीमीटर का बना है, ठीक। ऐसा ये नहीं मतलब है कि वो माइनस में उसका हाइट चला गया है, बस ये माइनस साइन रियल इमेज को इंडिकेट कर रहा है। और इसका साइज़ तो आप देख ही रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज से जस्ट 2 गुना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब हो सकता है इसमें बोल दी कि रे डायग्राम भी बनाइए, तो उसको बना के देख लेते हैं। हालांकि इसमें दिया नहीं है, फिर भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। तो चलिए रे डायग्राम बना के भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, ओके, मिटा देते हैं इसको। क्लियर है सब, चलिए ये हो गया। इसी तरह से ध्यान से आप करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के। अब रे डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन का, और आंसर जो ला दिए उसके अनुसार आपको सारा मेजर करके नहीं ड्रॉ करना है। ये नहीं कि 15 सेंटीमीटर बोला है तो 15 सेंटीमीटर ही नाप के बनाना है ना। या 50 सेंटीमीटर तो एक स्केल का लंबाई होता है, अगर कॉपी का उतना साइज है, चौड़ाई है, तो उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा डिस्टेंस दिया है तो उसमें नहीं ड्रॉ करेंगे, अप्रॉक्सीमेट दिखा देंगे तो भी चलेगा। जैसे मैंने ये कॉनकेव मिरर बना दिया, बाहर के साइड पेंटिंग, ये इसका फोकस प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये पोल है, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक। ये आप मान लेंगे या मेजर करके ड्रॉ कर लेंगे। फोकस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो एक पहले मिरर बना लीजिए, उसका पेंटिंग ऐसे दिखा दीजिए, और 10 सेंटीमीटर पे स्केल रखकर
पॉइंट कर लीजिए और वहाँ पे एफ का इंडिकेशन दे दीजिए, ठीक है, अगर नाप कर आपको बनाना है। लेकिन अगर ये वैल्यू 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दी है तब उस केस में आप लगभग केवल शो कर सकते हैं कि मान लिया इतना दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही कर रहे हैं कि ये मैंने 10 सेंटीमीटर मान लिया नाप लिए स्केल से। अगर पेज अच्छा खासा लंबा है तो ये सब हम लोग रख सकते हैं वैल्यू 10 और 15 सेंटीमीटर। उससे बड़ा होगा तो फिर समस्या हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ हो गया। उसके बाद क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो पोल से अगर यहाँ तक की दूरी नापेंगे तो ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। और हमारा ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, कितना हाइट है इसका, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट है 1 सेंटीमीटर। इसको पेंसिल से आप बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में बनाने के लिए आ गया तो पेंसिल से बनाएंगे। ये सारी चीज़ें बन गई, ओके। अब ये ध्यान से देखिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हमारा ये आ रहा है ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनता है। ये सारी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए कि किस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ पे इमेज बनता है। तो ठीक है, तो ये हमको याद है, प्रैक्टिस से आपको याद रहेगा। पहले एक पैरेलल लिए और उसको फोकस से पार कराएंगे, ठीक है। फोकस हाँ थोड़ा इधर बनाना चाहिए, इसका हाफ जब इधर ही आ रहा है, इधर से देखने में गड़बड़ हो गया मुझे। तो ये ठीक है, फोकस हो गया। पैरेलल रेस फोकस से आती है बाय द रूल, सही है। दूसरी रे मैं डायरेक्ट फोकस से पार करा रहा हूँ, फोकस से, ठीक है। फोकस से पार करा रहा हूँ, सीधा जाना चाहिए। और ये तो इसी पे मिल जा रहा है। थोड़ा सा इसको सही ड्रॉ करेंगे तभी आएगा, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। स्केल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है। ये पैरेलल रेस, ये फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे टेढ़ा बन रहा है, इसलिए सब वैल्यूज़ जो हैं गड़बड़ आ रही हैं। ये हमारा फोकस यहाँ पे होगा,